हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यूट्यूब पर भी हो चुकी हैं और हमने जो हमारा एक ऑनलाइन बैच बनाया है जुनून बैच, वहाँ पर भी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत शानदार ट्रिक द्वारा, ऑडियो लेक्चर्स द्वारा वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारे यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है वो एल सीरीज़ के नाम से चल रही है और ये एल सीरीज़ का 5वां भाग है। 4 वीडियो इसके पहले करा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखो, जितना ज़्यादा आप लोग लेट होंगे तैयारी में तो वहाँ पर फिर आप पिछड़ते जाते हैं और जो व्यक्ति पिछले 1 साल से लगातार तैयारी कर रहा है उनका एग्ज़ाम निकल जाता है और 2-2 3-3 नंबर से आपका रुक जाता है। तो शुरू से ही तैयारी कीजिए ताकि आपका इस बार का एग्ज़ाम ना रुके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूपंकर के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना? रघुपति भट्ट को, धर्मेंद्र देओल को, गणपति भट्ट को या राजकुमार हिरानी को? किसको कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो कालिदास सम्मान के लिए रघुपति भट्ट को चुना गया है, जबकि राजकुमार हिरानी को किशोर सम्मान 2023 दिया है। रघुपति भट्ट को दिया है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान अलग अलग 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1980 से कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। किशोर कुमार सम्मान 2022 धर्मेंद्र को दिया था। हाँ, जो धर्मेंद्र है ना, जो आपने मूवीज़ में देखे हैं वही धर्मेंद्र देओल, उनका नाम पूरा धर्मेंद्र देओल है। उनको 2022 का मिला था किशोर कुमार सम्मान और 2023 का किशोर कुमार सम्मान मिला है राजकुमार हिरानी को। और रघुपति भट्ट को किसका मिला है? इनको चित्रकला के क्षेत्र में मिला है, ये भी याद रखना। किसके क्षेत्र में मिला है? चित्रकला के क्षेत्र में रघुपति भट्ट को मिला है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना है? रघुपति भट्ट को चुना है। कालिदास सम्मान को रूपंकर क्षेत्र के लिए चुना है। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 4 मेन क्षेत्र जो इसके रहते हैं, नृत्य, गायन, रूपंकर और रंगकर्म रहता है। बाकी 5वां एक और क्षेत्र जोड़ा है इसमें शास्त्रीय संगीत, इसमें शास्त्रीय संगीत में भी इसमें दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट इसके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजातीय कला को डिगना कला, पाटनगढ़ कला, चित्रकला के नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहे हैं? किस जनजाति कला को डिगना कला, पाटनगढ़ चित्रकला के नाम से जाना जाता है? तो ये गोंड जनजाति की चित्रकला है। गोंड जनजाति की चित्रकला को डिगना कला के नाम से, पाटनगढ़ चित्रकला के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति की जो चित्रकला है उसको पिथौरा चित्रकला के नाम से जाना जाता है। पेमा, फाल्या, भूरी बाई, ये जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? पेमा, फाल्या हुए, भूरी बाई हुई, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। तो डिगना कला किसकी होती है? डिगना कला गोंड जनजाति की होती है। और खज्जूबाई श्याम जो हैं वो इसी चित्रकला के चित्रकार हैं। अगला है, वर्तमान में मुख्यतः मध्य प्रदेश के कितने जिलों में भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है? 5 जिलों में किया जाता है भगोरिया उत्सव का आयोजन और ये 7 दिनों तक चलता है। 5 दिनों तक किया जाता है और ये 7 दिनों तक चलता है। 5 राज्यों में किया जाता है, 7 दिनों तक चला जाता है। 5 राज्य कौन से होते हैं? एक है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी। खरगोन और कौन सा है? और है बड़वानी। इन 5 क्षेत्रों में, इन 5 जिलों में ये जो भगोरिया उत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। होली के 7 दिन पहले से ये आयोजन होने लगता है और मुख्यतः ये भील जनजाति द्वारा, भील महोत्सव किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा भील महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र को जल किस नदी से प्राप्त होता है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र को जल कौन सी नदी से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। और झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र से ये मत समझ लीजिएगा कि झाबुआ ताप विद्युत केंद्र झाबुआ में है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है वो सिवनी में है और इसको किसी भी विद्युत केंद्र, कोई भी विद्युत केंद्र तब काम करता है जब उसको जल प्राप्त होता है, तो किसी न किसी नदी से उसको प्राप्त होता है। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र को जो जल प्राप्त होता है वो नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। और ये झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? सिवनी जिले में है।
अगला है, किसे मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? राम सहाय पांडे जो मध्य प्रदेश के राई नृत्य कलाकार हैं उनको दिया गया है ये राम सहाय पांडे सागर के हैं। कहाँ के हैं? सागर के हैं। कालूराम बामनिया को हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। कालूराम बामनिया को क्या दिया है? पद्मश्री दिया गया है। जोदैया बाई को भी पद्मश्री दिया गया है, ये उमरिया की हैं। और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला की हैं, इनको 2021 में पद्मश्री दिया था। राम सहाय पांडे को 2022 में दिया है। और कालूराम बामनिया को, इनको कबीर कहा जाता है देवास का, और ये देवास के हैं कालूराम बामनिया। इन्हें 2024 में पद्मश्री दिया है। राम सहाय पांडे को 2022 में दिया है और कालूराम बामनिया को 2024 में दिया है। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित कल्याणी बहनों के लिए, कल्याणी जो भी महिलाएं जो विधवा हैं उनका नाम कल्याणी कर दिया है 2015 से मध्य प्रदेश सरकार में। तो उनके लिए जो पुनः पेंशन राशि आरंभ की गई है तो कितनी कर दी है? 1000 रुपये की है। 1200 रुपये है। लाडली जो बहना योजना होती हैं उनको 1250 रुपये दिए जाते हैं, जबकि 1000 रुपये किसको दिए जाते हैं? कल्याणी बहनों के लिए दिए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवार्ड में इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? हमारे मध्य प्रदेश को किया गया है। किसको किया है? हमारे मध्य प्रदेश को किया है। हाल ही में महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफ़े का आयोजन कहाँ पे किया है? हैंडलूम जो कैफ़े हुआ है वो है चंदेरी में। कहाँ पे बना है हैंडलूम कैफ़े? चंदेरी में बना है। चंदेरी का युद्ध भी आपको याद होगा। चंदेरी में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था 1528 में। चंदेरी अशोकनगर ज़िले में आता है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी का जो किला है वो कीर्तिपाल, जो राजा कीर्तिपाल थे उन्होंने बनाया। इसके अलावा यहाँ पर नौखंडा महल भी है, कौशक महल भी है, हवा महल भी है, खूनी दरवाज़ा, बैजू बावरा की समाधि, जोगेश्वर देवी का मेला, ये सारा कुछ यहाँ पर है। महेश्वर खरगोन में है। तो ये सारी चीज़ हैं। यहीं पर पहला हैंडलूम कैफ़े बनाया जा रहा है चंदेरी में। आजकल चंदेरी बहुत ज़्यादा मतलब हाईटेक सिटी टाइप बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहीं पर ही हो रही है। अभी जो स्त्री 2 जो बहुत ज़्यादा हिट हुई है उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। सुई धागा भी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो चंदेरी जो है एकदम नए सिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और यहीं पर ही हैंडलूम कैफ़े का भी निर्माण हो रहा है। अगला है, भारत की पहली प्रकाश एवं ध्वनि रोधी एलिवेटेड सड़क मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ध्वनि निरोधी, जहाँ पे ध्वनि नहीं पहुँचेगी, तो ये कहाँ पे किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रही है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कहाँ से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा कब दिया गया, कब बना है ये? 2018 में बना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जहाँ पर विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति भी है, ये 1968 में बना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1981 में बना था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से NH-44 भी गुजरता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से और कौन गुजरता है? NH-44 भी गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के राज्य के 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट रीवा में है। मध्य प्रदेश में पहले से 5 एयरपोर्ट हैं, जैसे कि विजयाराजे ग्वालियर में है, रानी दुर्गावती जबलपुर में है, राजा छत्रसाल खजुराहो में है, राजा भोज भोपाल में है, अहिल्याबाई इंदौर में है और रीवा में 20 अक्टूबर 2000 पहले से ये प्रस्तावित था और 20 अक्टूबर 2024 का इसका शिलान्यास हो चुका है रीवा में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, एक बार जाके वहाँ देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे एडवांस लेवल के मिलेंगे। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप मत फॉलो कीजिएगा, बट एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। निःशुल्क आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला CBRN सेंटर स्थापित किया जाएगा। पहला CBRN सेंटर कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा, भोपाल में बनेगा, उज्जैन में बनेगा या जबलपुर में बनेगा? तो प्रदेश का पहला CBRN सेंटर कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। कहाँ बनेगा प्रदेश का पहला CBRN सेंटर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगा। फ्रेंड्स, ये हमारा जुनून बैच है, मतलब औसम तैयारी मैं यहाँ पे करा रही हूँ। मतलब आपको कोई टॉपिक याद नहीं करना, हम आपको ट्रिक द्वारा याद करा देंगे। और सबसे मेन बात, यहाँ अल्टरनेट डेज पे टेस्ट है। जैसे कि आज हमारा अभी 9 बजे टेस्ट था। 9 बजे से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय रहता है और टेस्ट रहता है। अल्टरनेट डेज पे टेस्ट रहते हैं। एक दिन पहले हम टेस्ट की PDF आपको भेजते हैं, उसको फिर तैयार करवाते हैं, उसको ऑडियो लेक्चर्स भेजते हैं। कठिन, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था तीर्थकर, जो जितने भी 24 तीर्थकर थे, उन 24 तीर्थकर के जो प्रतीक चिन्ह थे वो हमने करवाए हैं। साथ में जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मैंने अभी ग्रुप में 500 करंट अफेयर्स भेजे हैं। इसमें टोटल 2000 करंट अफेयर्स एग्जाम तक के लिए आपको रहेंगे। 2000 करंट के बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, केवल वही 2000 करंट आपको पढ़ना है ना। तो वो आपको साथ में रोज़ रोज़ जब एक टॉपिक के साथ साथ आपको 50-50 करंट अफेयर भी करवाती जा रही हूँ टारगेट में, ताकि आप करंट अफेयर से भी अवेयर रहें और साथ में आपके दूसरे टॉपिक भी क्लियर होते जाएं। बहुत शानदार तैयारी कराती जा रही हूँ। इसके अलावा 3000 MCQ ई बुक मैंने अपने जो इस जुनून बैच ग्रुप में डाल दी है। जिन लोगों ने भी हमारा जुनून बैच ज्वाइन किया होगा, उन्होंने बहुत ईजी लैंग्वेज में 3000 MCQ की PDF मिल गई होगी। इसके अलावा यूनिट 1 की ई बुक मैंने डाल दी है। यूनिट 1 की ई बुक में आपको कम से कम 1000 वन लाइनर, 1000 MCQ और टॉपिक वाइज फैक्ट मिल जाएंगे। तो बहुत शानदार तैयारी इसमें करा रही हूँ। 2000 MCQ, कुछ नहीं करना, करंट अफेयर्स के MCQ लगाना है, बस आपको तैयार होगा। 85 प्लस टारगेट के लिए ये बैच बनाया है। टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक आपको दी जाएगी। रोज का टॉपिक जो तैयार किया जाएगा, उस टॉपिक की ई बुक दी जाएगी, उसकी ट्रिक दी जाएगी, उसका ऑडियो लेक्चर दिया जाएगा। चार्ट और चित्रों द्वारा टॉपिक याद हो जाएगा, ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा, ऑडियो लेक्चर्स द्वारा कठिन से कठिन टॉपिक याद होंगे। टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। MP स्पेशल 3000 MCQ ई बुक मिलेगी। 7500 प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, ये जो इस प्रकार की बुकलेट है। 2500 प्लस करंट अफेयर्स मिलेंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट मिलेगा। डेली टारगेट, डेली का एक टॉपिक टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है और अगले दिन उसका टेस्ट भी होगा और फिर टॉप 20 सिलेक्ट किए जाएंगे। सबसे हटकर स्कूल जैसी तैयारी है। हर यूनिट के 1000 बेस्ट MCQ होंगे। फनी ट्रिक से याद होगा, चित्रों टेबल द्वारा याद किया जाएगा। 6260190944 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप हमसे ये परचेस कर सकते हैं। ये इस प्रकार की बुकलेट भी, इसके जो 7500 MCQ है, ये भी हमारे इसी जुनून बैच में आपको दी जाएगी। तो जो लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर व्हाट्सअप करके आपको बोलना है कि आपको जुनून बैच लेना है। शुरू का जो 100 लोग थे, शुरू के 50 लोगों को हमने 999 में दिया है और अब शुरू के 150 लोगों को हम 1499 में दे रहे हैं। उसके बाद जो ये चार्ज है इसका 1999 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, ई बुक भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो जो भी 150 के 100 लोग हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, अब बस जो 1499 वाले जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और अपनी बुकिंग करा दीजिए। जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी आपकी तैयारी स्टार्ट हो पाएगी, उतना जल्दी आप, जैसे कि हम ट्रिक कैसी करवा रहे हैं, जैसे कि आज के तीर्थकर की बात करें, जैसे कि कोई तीर्थकर का नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि सुमतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है चकवा। सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है चकवा। हमने ऐसे कैसे याद किया? सुमतिनाथ से हमने लिया मति और चकवा से लिया हमने चक्रा। मति जो है खराब हो जाती है, मति चकराने लगती है, मति चकराने लगती है। जैसे कि पार्श्वनाथ का है सर्प है, तो हमने कैसे याद रखा कि पास से सर्प निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन, जो तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह हमारे स्टूडेंट को पूरे याद हो चुके हैं। 24 तीर्थकर के तीर्थकर, कठिन से कठिन टॉपिक अब कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको ट्रिक द्वारा बहुत ईजी बना रहे हैं। पूरे आर्टिकल्स, अनुच्छेद, सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। तो जो भी लेना चाहते हैं फास्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, यदि MPPSC इस बार आपको 100% निकालना है।
संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया उनकी पटकथा के लिए। और जो लता मंगेशकर सम्मान है वो के.एस. चित्रा को दिया गया है। के.एस. चित्रा को लता मंगेशकर सम्मान दिया है। किसको दिया है? के.एस. चित्रा को लता मंगेशकर सम्मान दिया है, याद रखिएगा। धर्मेंद्र को 2022 का दिया था। 14 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट कहाँ पर है? मंदसौर। गांधी सागर कहाँ पे है? ध्यान दो, तो मंदसौर में है, तो मंदसौर में ही की गई है। यहाँ पे हनुमंतिया नामक एक खंडवा में है, हनुमंतिया खंडवा में एक हनुमंतिया नामक स्थान है, वहाँ पर जल महोत्सव हर साल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहां पर बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाए जाने की घोषणा की है? तो महेश्वर के खरगोन के महेश्वर में टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज या हैंडक्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। इसके पहले हैंडक्राफ्ट टूरिज्म विलेज जो है वो चंदेरी के प्राणपुरा में भी बना जा चुका है। चंदेरी का जो प्राणपुरा नामक गांव है वहाँ पर भी हैंडक्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाया है और यहाँ पर खरगोन में टेक्सटाइल बना रहे हैं। हैंडक्राफ्ट कहाँ बन रहा है? चंदेरी में। और टेक्सटाइल कहाँ बन रहा है? खरगोन में। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। हाल ही में सूरत से जल संचय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश राज्य से इसमें किसने सहभागिता की है? हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। अगला है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को बेस्ट जोन का प्रथम जिला घोषित किया है? इंदौर को किया है। किसको किया है? इंदौर को किया है। हाल ही में 3 दिवसीय मैयर में आयोजित अलाउद्दीन खां समारोह कौन सा क्रम था? तो अभी मध्य प्रदेश में जो 2024 का तानसेन अलाउद्दीन खां समारोह मनाया गया है वो 50वां है। अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत 1976 में हुई थी मैयर से। कहाँ से हुई थी? मैयर से हुई थी। और ये अभी वर्तमान में इसका कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? इसका 50वां संस्करण वर्तमान में मनाया जा रहा है। सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सारे लोग लाइक कीजिएगा और जो भी वीडियो देखें उसको कमेंट कीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो उज्जैन की निकिता पोरवाल ने जीता है। कहाँ की? उज्जैन की हैं ये निकिता, और इन्होंने ये फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। किसने जीता है फेमिना मिस इंडिया? उज्जैन की निकिता पोरवाल ने जीता है। मध्य प्रदेश संस्कृति महोत्सव द्वारा नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जबलपुर के भेड़ाघाट में हो रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश चौथी वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट जिसमें डोजियर यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को हाल ही में यूनेस्को ने मंजूरी दी है। किसकी दी है? ओरछा की। फ्रेंड्स, आपको मुझे कमेंट करके बताना है ओरछा जो है वो किस ज़िले में आता है? ओरछा जो है वो किस ज़िले में आता है? मध्य प्रदेश के। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओरछा मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में आयोजित इंडिया केम सम्मेलन 2024 में मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व किसने किया है? मोहन यादव ने किया है। इंडिया केम सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने राम वनगमन की पथ पर श्री कृष्ण पथ बनाने का निर्णय लिया है? हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। किसने लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने राम गमन की पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने का निर्णय लिया है। मोहन यादव जी ने कृष्ण भक्त हैं वो। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप महिला सुपरवाइज़र की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। और अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जुनून बैच ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।